आज आरएनएसएस के तीसरा अधिवेशन संप्रति भवन में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां देश भर के विभिन्न लोग जो मुनिया समाज से रिलेटेड है उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। इस मौके पर और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। आइए अपने रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ आपको संप्रति भवन लिए चलते हैं। विशुद्ध रूप से सामाजिक सरोकार के विषय पर आयोजित हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये संयोग है कि आज रविन्द्रनाथ टैगोर की इस धरती को प्रणाम करने का मौका हम लोगों को भी मिला है, जिसमें लगभग हम लोग 11 स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। और नुनिया बिंद बिल्दार समाज जो है वो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर नारी सशक्तिकरण के पक्ष में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज रहा है। तो हमारे जो आरएनएसएस के साथी हैं राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन चलाते हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि शिक्षा के प्रसार के साथ ही आज के समाज में हम सर्वाइव कर सकते हैं। और आज का जो आयोजन है वो छात्र सम्मान समारोह भी है, जो हमारे नुनिया बिल्दार समाज के छात्र अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी उसका एक पार्ट है इस समाज का। और पुनः दोहराना चाहूँगी, ये कोई राजनीतिक सरोकार का मंच नहीं है, विशुद्ध रूप से सामाजिक सरोकार का विषय है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आप अच्छी वक्ता के साथ साथ अच्छा संगठनकर्ता भी हैं। इसके अलावा आपको आपके जो महिलाओं के अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका आवाज़ आप हमेशा बनकर उभरी हैं। तो ऐसे में क्या ये बंगाल में भी इस तरह का कुछ आप कुछ करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि बिहार की इस बेटी के बारे में ये आपके संज्ञान में ये चीज़ है। मैं आभारी हूँ सबसे पहले बंगाल के आप पत्रकार बंधुओं की, और निश्चित तौर पर न केवल बिहार, न केवल बंगाल और न केवल एक वर्ग विशेष कंप्लीट, चूँकि महिला निश्चित तौर पर न केवल भारत में संपूर्ण विश्व में द्वितीय नागरिक के तौर पर ट्रीट की जाती रही है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा महिलाओं के लिए काम करने का, युवा छात्रों के लिए काम करने का और अन्य भी सामाजिक कुरीतियों के बिंदुओं पे काम करने का, मैं वहाँ सहृदय उपस्थित रहूँगी। तो ऐसे में यहाँ पर जैसे कि संस्कृत को लेकर आप कुछ कदम उठाएंगे क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये यहाँ मेरा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और इसलिए निश्चित तौर पर ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है। मैं इसको प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि वो जो शिक्षा का ज्योत जलाया था आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उसका ज्योत हमारे समाज के भी जो बच्चे हैं वो भी उनसे आलोकित हों। बस इसी शुभकामना के साथ आज बंगाल की धरती पे मैं उपस्थित हूँ। एक और आखिरी सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी के तौर पे के बाद भी जिस तरीके से जो लोगों की शराब पीकर जो मौतें हो रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा जाए निश्चित तौर पर आप चूँकि अब शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो यही वो वजह है जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी की बात कर रहे हैं और लगातार वो करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को इस कुरीति से बचना चाहिए। आखिर ये मौत क्यों हुई? शराब पीने के बाद ये मौत हुई है। मौत निश्चित तौर पर किसी के घर में हो, किसी भाई बंधु का है, वो एक दुखद सरोकार का विषय है। मगर महोदय, क्या अगर कोई खुद से जाके इथेन और मीथेन के पैकेट से निकाल के गंदी जहरीली शराब ग्रहण करे तो क्या इसके लिए सरकार दोषी है? सरकार निरंतर कह रही है कि इसका सेवन न करे। आप देखेंगे कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि कैंसर की तस्वीर होती है और लिखा होता है कि वैधानिक चेतावनी कि इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। इसके बावजूद आपको लगातार आपके संज्ञान में दिया जा रहा है कि शराब जैसी कुरीति से हम बचें, अन्य धूम्रपान से बचें। तो मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को न केवल, क्योंकि ये गांधी का देश है और ये गांधी का सपना रहा है कि हमारा देश शराब मुक्त हो, शिक्षित हो, तो गांधी के उस सपने को बिहार की भूमि पर बुद्ध और महावीर की भूमि पर माननीय नीतीश कुमार जी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी बिहार की बेटी होने के नाते मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि तमाम लोगों को शराब जैसी कुरीति का पुरजोर बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा मैडम, आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और यहाँ पे किस कार्यक्रम में आपका आना हुआ? ईशा चौहान है और हम रानीगंज से हैं और हम ये पश्चिम बर्धमान जिला के 14 राज्य के जिला का कार्यकारिणी है वुमेन।
किस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? हम अपने समाज के महिलाओं को यही जागरूकता दिलाना चाहते हैं कि घर पर मतलब काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अपना साथ में लेके चलना है। अगर पढ़ाई अभी जो जनरेशन आ रहा है वो शिक्षित ही आ रहा है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। अगर मतलब यहाँ पे हम सुनते हैं कि घर ये सब में क्या होगा, तो ये तो गलत है ना। हम लोग को हम जैसे अभी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं और सब चीज़ साथ में ही लेके चलते हैं। बस अपने महिलाओं औरतों लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनका घर वाले मतलब अधिकतर बोलते हैं कि बाहर में क्या करोगी, पढ़ाई लिखाई मतलब ये समाज वगैरह से जुड़ने से क्या होगा, यही सब होता है। और मतलब बाहर में ये इधर उधर मतलब घर को दबा मतलब यहाँ पे हम अपना समाज में देखे हैं, लड़की को अधिकतर मतलब दबाने की कोशिश करता है और पढ़ाना नहीं चाहता है। अगर मतलब थोड़ा सा 18 एज होता नहीं है, 16 या 18 एज होता नहीं है, उसको शादी करा देता है। और मतलब तिलक जो देता है अब उसका क्या गारंटी। अगर तिलक जो देता है लड़की लोग मतलब जिससे शादी करा रहा है 4 लाख 5 लाख जो डिमांड हो रहा है वो डिमांड उसको पूरा किया जाता है। लेकिन लड़की अगर पढ़ना चाहती है उसके लिए उसका मम्मी पापा समर्थित नहीं होते हैं। क्योंकि नहीं होती है, क्योंकि वो बोलती है अगर पढ़ लिख के क्या करो, आगे जाकर तुमको खाना और यही सब ना तुमको करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो आगे जाकर हमको किसी के ऊपर बिलोंग नहीं रहना पड़ेगा। हम खुद से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, खुद से अगर जॉब करेंगे तो हम खुद पर समर्थ रहेंगे। अगर मेरे पर अगर शोषण भी होता है तो हम खुद के लिए वो चीज़ के लिए हम खड़ा रह सकते हैं। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आपके जो माता पिता, जो सोसाइटी के जो माता पिता हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे मम्मी पापा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जानते हैं। देखिए अब सबका हम लेकर नहीं बोल रहे, अपना समाज में बहुत सारी ऐसे होती है कि अपना बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती है कि अपना घर के बच्चों को दबाना चाहते हैं। पर ये मेरे लिए उद्देश्य है कि प्लीज़ जो उसके तिलक के लिए लगा रहे हैं उसके पढ़ाई के लिए लगाइएगा, तो वो बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ करेगा। भले ही वो जॉब ना करे या ये मतलब काम वाम ना करे, लेकिन अपने घर में वो अपने बच्चों लोग, अपना जो आने वाली पीढ़ी है उन लोग के लिए एक उद्देश्य देगा, हर चीज़ के लिए करेगा। सोसाइटी में जो आपसे बड़े ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, एजुकेटेड की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, उनको देखकर कैसा लगता है? मुझे बहुत गर्व होता है कि अपने समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस है, उन लोगों को आप देखकर मुझे भी अब मतलब मुझे भी प्राउड होता है कि हम ये समाज से बिलोंग करते हैं। सर आप एडवोकेट भी हैं, सीनियर भी हैं और उम्र की एक लंबी पड़ाव आपने देखी है। आजकल के जो न्यू नेशन है, जो नए जनरेशन है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि वो कैसे काम करें कि सोसाइटी और इम्प्रूवमेंट हो? मैं समाज का एक प्रखर समाज सेवक करता हूँ और मैं लगभग 35 साल से मैं अभी आसनसोल कोर्ट में सर्विस अपना दे रहा हूँ। समाज के प्रति मेरा उतना ही उत्तरदायी है, ये चूँकि पोस्ट ही है सामाजिक सेवा करना, और मैं इसमें दिन रात प्रयत्न में लगा हुआ हूँ कि हमारे भावी पीढ़ी जो है वो समाज में अधिक से अधिक अपने स्तर को ऊंचा रखे और हमारे जहाँ तक कि नारी शक्ति का प्रदर्शन है वो अच्छा रहे हमारे समाज के बीच में, ताकि न्यू नेशन के नए बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? नए मैसेज को मैं ये देना चाहता हूँ कि वे अधिक से अधिक शिक्षा के लिए संघर्ष करें और उस शिक्षा के साथ साथ अपने नैतिकता को और संस्कार को अपने बनाने का प्रयास में रहें। बहुत बढ़िया बात बोले सर। सर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग आप लोग से जुड़ना चाहते हैं उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो फिर किस तरह से आपसे जुड़ पाते हैं? सर हम लोग है क्या कि हम लोग जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक में अपना ग्रुप है, जो लोग फेसबुक में के माध्यम से यदि हम लोग का ग्रुप देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट करने से हम लोग उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, मेरा नंबर ले लीजिए, अनिल कुमार महतो 9477004040। उसको रिपीट कर दिया, थोड़ा स्लो बोलिए। धीरे हाँ ठीक है। मेरा नाम है अनिल कुमार महतो। यदि कोई भाई जुड़ना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 9477004040। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत
सर कॉन्ग्रेचुलेट आप लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के आप आखिरी पड़ाव में बीइंग एज ए सीनियर के नाते लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज है, अभी बहुत से हमारे प्रवक्ता ने आपके टीवी के चैनल माध्यम से आपको बताया। साथ ही आज हमारा समाज जो आज आरएनएस जो प्रोग्राम है, जो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हम लोग अच्छे प्रगति में हैं। हमारे जो गार्जियंस के बारे में बोला गया, गार्जियंस अपने बच्चे को सबको पढ़ाना चाह रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी तरह का विभेद नहीं कर रही है। रह गई बोल बच्चे वहाँ तक ठीक, आप बीच में क्यों बोल भैया आज के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? जो प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छा किया है। जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे जाति भाई हैं, आज जो इतना आरएस ने जो इतना बड़ा सम्मेलन किया, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। और ख़ासकर जो हमारे जात को सभी को एकजुट कर इस मंच पर रविंद्र भवन में जो उपस्थित किया, और जो हमारे अंबेडकर जी को मार्ग को जो हमारे एससी एसटी कोटा को जिन्होंने उन्हें डिवाइड मतलब बताया कि हमारा आरक्षण इतना है, मैं उन सभी नोनिया भाई को धन्यवाद देता हूं। और ये प्रोग्राम हमेशा चलते रहे, मैं इसके लिए कामना करता हूं। सर क्या नाम हुआ आपका? पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये संस्थान कब बना? ये संस्था 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सर बनने के बाद अब तक आप लोग क्या क्या काम किए हैं? बनने के बाद हम लोगों ने अब तक शिक्षा के सेंटर में हमने पहला कदम बढ़ाया, स्वास्थ्य के मामले में हम लोग कदम आगे बढ़ाया, नारी शक्तिकरण, नारियों को हम लोग जोड़ने का, मुख्य धारा में लाने का अभी तक प्रयास भी किया हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ और आप लोग यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं? प्रसाद नोनिया, वर्तमान में मैं पश्चिम बंगाल राज्य का संयुक्त सचिव हूँ। और आज हमारा यहाँ पूरे भारत से रचनात्मक नोनिया संयुक्त संघ का तीसरा अधिवेशन होने जा रहा है, जो कि अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे भारत के 14 राज्य से कुल हजारों की संख्या में काफ़ी नोनिया समाज हमारा जुटा है यहाँ पे। मैंने और ये जो प्रोग्राम कर इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसका उद्देश्य हम लोग मेनली है कि हमारे समाज में जो कुरीति फैला हुआ है, चाहे वो दहेज को लेके हो, नारी को जो प्रताड़ना का हो, या शिक्षा को लेके हो, या बहुत तरह का अभाव है, जैसे बंगाल में जो सुविधा है, बिहार में सुविधा, उसी को लेके हमारे आज यहाँ मुख्य चर्चा हमारा यही है। यही हमारा चर्चा यहाँ पे है।